करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए हम ध्यान में रखते हुए इस जीके स्टडी को चला रहे हैं। अगर आप रेलवे की कोई भी वैकेंसी, चाहे वो आरपीएफ ऐसे ही कांस्टेबल हो, आने वाले समय में जल्द आने वाला वो भी रेलवे की वैकेंसी, चाहे वो एलपी तकनीशियन जेई हो, एनटीपीसी ग्रुप डी हो, कोई भी वैकेंसी याद रखें, चाहे वो एसएससी बैंक की, खासकर रेलवे की, तो रेलवे की सभी वैकेंसियों के लिए जो वीडियो हम बना रहे हैं संविधान का विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का भंडारा भाग 1 में 50 प्रश्न थे, याद रखें। और इसी प्रकार से हमने भाग 2 में 50 प्रश्नों का भंडारा बताया है और इसी प्रकार हमने भाग 3 में 50 प्रश्नों का भंडारा बताया। अब ये वीडियो चलने वाला आपका भाग 4, यहाँ पर 50 प्रश्न मिलेगा, तो कुल मिला के आप समझ सकते हो भाग 4 तक 200 प्रश्न। हम आपको बता दें लगभग आपको हम 400 प्रश्न कवर कराएंगे। ओबी, एनटीपीसी ग्रुप डी, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल और टेक्नीशियन जेई और एलपी के प्रश्न जो पिछले साल आ चुके हैं, अधिकांश एनटीपीसी का मिलेगा, ध्यान रखें। तो बेहतर तैयारी चाहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो इस पीवाईक्यू सीरीज के रिकॉर्ड क्लास को अटेंड कर लीजिएगा। और मैथमेटिक्स भी कवर होगा, रीजनिंग भी कवर होगा, जीके जैसे साइंस सब कवर होगा। मैथ, रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग की हमने पूरा बेसिक जो भी प्रश्न आता है वो पूरा पढ़ा के रख दिया है। रीजनिंग के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, उससे बाहर कोई भी टॉपिक का प्रश्न नहीं आएगा, जी गारंटी के साथ लिख के कह देते हैं हम, समझे। रही बात मैथ्स की, मैथ्स को हम फिलहाल अध्यायवार चला रहे हैं, अध्यायवार, ठीक है। हर अध्याय का अलग अलग पार्ट कवर हो रहा है। अभी तो हम सांख्यिकी पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग जाके विजिट करें। और सांख्यिकी का प्रश्न याद रखें, हर रेलवे भर्ती परीक्षा के हर शिफ्ट में 2 या 3 प्रश्न आते हैं, कोई भी वैकेंसी आएगा। तो वीडियो आपको समझ में आया होगा कि हम जानकारी क्या बता रहे हैं। रेलवे भर्ती परीक्षा, एनटीपीसी ग्रुप डी, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के प्लेलिस्ट में आप विजिट कर सकते हो। मुझे उम्मीद है कि हमने अभी तक संविधान के 3 पार्ट बनाया है और जल्द ही आपको इस प्रकार से हम इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र और साइंस के प्रश्न भी कवर कराएंगे, समझे। हाँ, आप देखना चाहते हो सभी पार्टियों के पास भी जानकारी साझा करें जिससे वो भी पढ़ सकें। चलिए, आज की क्लास प्रश्न क्रमांक 51 से आपको 200 तक जाएगा। लेकिन पहला प्रश्न हमने 51 का बता चुके हैं, आपको पता होगा पिछले पार्ट में। नीति आयोग का गठन खालिस्तान 2015 को भारतीय योजना आयोग को समाप्त करके उसके स्थान पर किया गया था। ये प्रश्न के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ, आपको बता दूं। आप पार्ट पहला, पार्ट दूसरा, पार्ट तीसरा, ये पार्ट चौथा, बार बार इतना कर दूं, अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो आप घाटा ले रहे हो। अगर जब जब आप 400 प्रश्नों का पार्ट कवर कर लोगे, ये बताओ क्या आपके पास संविधान का 1 लाइन फैक्ट कुछ छूट जाएगा? नहीं। और पूरा रेलवे का ही बताएंगे भाई। तो 1 जनवरी 2015 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी द्वारा योजना आयोग को समाप्त किया गया 2014 में, और 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हो गया। नीति मतलब होता है, एन मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया, ठीक है। ये आपका क्या होता है, इस नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है, हिंदी बोलते हैं भारतीय राष्ट्रीय परिवर्तन संस्थान। और पदेन याद रखें पीएम, पदेन पीएम ही क्या बनता है इस आयोग का अध्यक्ष। ये बात भी याद रखिएगा, ये प्रश्न ही बनेगा। वर्तमान में कौन अध्यक्ष है भाई, प्रश्न पूछता है। नेक्स्ट तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं। सेकंड प्रश्न आप देख पा रहे हैं इस पार्ट का, भारत की केंद्र सरकार द्वारा भारतीय योजना आयोग को कब भंग कर दिया गया है? देखिएगा, जस्ट मैंने अभी बताया आपको, मैं ध्यान नहीं दिया था कि ये प्रश्न आएगा करके, लेकिन आ गया है 2014। मैंने अभी बताया नहीं इसके जस्ट पहले। हाँ, योजना आयोग को 2014 में भंग कर दिया गया। इसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना कर दी गई। पहले अध्यक्ष मोदी ही बने, वर्तमान अध्यक्ष मोदी ही, क्योंकि पदेन पीएम ही अध्यक्ष रहता है। अब बताती है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था भाई, तो याद रखें ये प्रश्न पूछेगा 15 मार्च 1950 को। पदेन पीएम ही क्या होगा अध्यक्ष, तो उस समय कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, समझे। और उपाध्यक्ष कौन बने थे भाई, गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल नंदा, इसके बारे में पहले बता चुका हूँ। नेक्स्ट प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? ये प्रश्न भी मैंने बोला और पूछ लिया। नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, क्योंकि तत्कालीन पीएम भी यही थे, वर्तमान भी यही अध्यक्ष होंगे। नेक्स्ट, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? पदेन पीएम। तो भारत के प्रधानमंत्री ही क्या बनेगा, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष, और योजना आयोग का अध्यक्ष वही बनता है।
लास्ट तक देखेंगे, आपका ही फायदा होगा। बार बार इंतजार करता हूँ। एसएससी बैंक रेलवे कोई भी वैकेंसी चाहे स्टेट लेवल की, आपको संविधान का प्रश्न तो पूछेगा ही पूछेगा। और ये प्रश्न जो दिखा रहे हैं ये सिर्फ रेलवे के हैं, लेकिन ये प्रश्न अदर भर्ती परीक्षाओं में भी आते हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा से संबंधित है? तो 243 जे। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायतों से संबंधित है? तो आप देख पा रहे होंगे क्या लिखा है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं। और आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 में आया है। तो भाई आरआरबी की जितनी वैकेंसियां हैं वहाँ तो आपको फायदा होगा। तो जो ग्रुप डी एनटीपीसी के अधिकांश प्रश्न एनटीपीसी के मिलेंगे, समझे। तो कमेंट सेक्शन में बताएं क्या लिखा है जी रोमन संख्या। जी आप देख पा रहे होंगे रोमन संख्या में है, और रोमन संख्या में लिखा क्या है, हमें पूछ रहा है कि भाई भाग है जी, कौन सा भाग है जहां पर पंचायतों का उल्लेख है। कमेंट सेक्शन में बताएंगे। पढ़ने वाले बच्चे ही बताते हैं, वैसे टाइम पास वाले बच्चे कोई नहीं बताता है। और हम उम्मीद करते हैं कि आप जितने भी देख रहे हो, हमें एक व्यक्ति भी देख रहा है, अगर वो अच्छे से पढ़ेगा तो देखना उसे मजा जाएगा पढ़ने में, उसके पास डाटा का भंडार हो जाएगा। इतिहास भूगोल सब पढ़ाएंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायत की शक्तियों, प्राधिकार और उत्तरदायित्वों से संबंधित है? 243 जी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में भाग क्या लिखा है जोड़ा गया है? वो 73वां संविधान संशोधन 1992। ये भी डेट बता देते हैं क्योंकि प्रश्न पूछता है। 73वां 1992। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं भाग क्या है ये। नेक्स्ट, अनुच्छेद 243 का संबंध किससे? पंचायतों की संरचना से, मतलब पंचायत किस प्रकार से निर्मित होगा। किस समिति की रिपोर्ट में भारत में 3 टियर पंचायती राज प्रणाली की अनुशंसा की? मतलब जो पंचायती राज व्यवस्था होता है, याद रखें, वो 3 स्तर में होता है। एक ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत। ये टियर जो पंचायत राज प्रणाली की शुरुआत की थी या किस समिति की देन है? तो याद रखें बलवंत राय मेहता समिति की देन है। क्या? त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली। कई बार प्रश्न पूछा है। किस चुनाव में महिलाओं के लिए 1/3 सीट आरक्षित होती है? पंचायती राज। ठीक है, 1/3 जितने भी सीट होंगे उसमें से 1/3 मतलब 1/3 निकाल के महिलाओं को दिया जाएगा। फिलहाल आपको बता दें मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो महिलाओं को 50% आरक्षण दे रहा है पंचायत में। ये पहला राज्य है। नेक्स्ट, पंचायती राज संस्था की स्थापना करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन है? मतलब पंचायती राज वही लागू करने वाला वो कौन सा राज्य है? भाई पंचायती व्यवस्था कब जोड़ा गया? हमने बताया कि वही 73वां 1992 में। अब कौन से भाग में जोड़ा गया ये प्रश्न पूछा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ये उम्मीद करेंगे, वरना पछताना पड़ेगा। और पंचायती राज लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान है, जिसकी राजधानी क्या है? जयपुर है। इसे हम क्या हिंदी में क्या बोलते हैं? गुलाबी नगर, अंग्रेजी में बोलेंगे पिंक सिटी। अगर आप हमारे पूरे वीडियो जितने भी वीडियो हमारे बनेंगे संविधान के, हमने बताया लगभग 400 प्रश्न बनेंगे। अगर आपने 400 प्रश्नों को कवर कर लिया तो आप संविधान का 80% दर्शन कर लिया। 1 लाइन फैक्ट है जो बहुत नहीं बहुत महत्वपूर्ण है। देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न। भारतीय संविधान के अनुसार पंचायत सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? 21 साल। तो पंचायत में जो भी भाई आप क्या बन रहे हो, सरपंच बन रहे हो, उप सरपंच बन रहे हो, वार्ड मेंबर बन रहे हो, तो आपको कम से कम 21 साल होनी चाहिए। नेक्स्ट, पंचायत त्रिस्तरीय होता है। हाँ, सभी के लिए वही है, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, चाहे वो जनपद पंचायत हो, चाहे वो जिला पंचायत हो, सब में क्या होगा? कम से कम 21 साल होनी अनिवार्य है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति खालिस्तान में वर्णित है। मतलब भारतीय संविधान में हम संशोधन कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं, तभी तो भाई भाग बढ़ रहे हैं, अनुच्छेद बढ़ रही हैं, अनुसूचियाँ बढ़ रही हैं। वो आर्टिकल नंबर 368 है। और याद रखें यह दक्षिण अफ्रीका से लाया गया है। ये इसके बारे में तो मैं पहले से ही बता दिया हूँ। दक्षिण
अफ्रीका के संविधान से उसे लाया गया है, ये भी प्रश्न पूछता है। नेक्स्ट, जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा राज्यसभा में पेश किया गया था। संसद के इस अधिनियम को राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली थी? तो आपको पता होना चाहिए कि 370 धारा 2019 में हटाई गई थी, उसके पहले संसद में पेश किया गया, उसके बाद मंजूरी मिली। तो भाई 9 अगस्त 2019 को, तो 9 अगस्त 2019 को मंजूरी मिल गई। उसके बाद 370 धारा जम्मू कश्मीर से हट गया, जो आज़ादी के समय से लगा था, आज़ादी के समय से, आज़ादी की बात से है कि नहीं। अनुच्छेद 51A, जिसमें मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है, किस संविधान संशोधन के तहत संविधान में शामिल किया गया? बहुत बड़ा फैक्ट याद रखें, 42/1976 ये प्रश्न ही पूछता है कि भाई मौलिक कर्तव्यों को लेख, इनकी संख्या कितनी है? 11 है कि नहीं। मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है, पहले 8 थी, जो सरदार, ध्यान रखेंगे, सरदार सोर्सिंग समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। वो कब जोड़ा गया था? बता रहा है भाई ना, 42/1976 में। वर्तमान में इनकी संख्या पहले 8 थी, अब 11 हो गई है, ध्यान रखेंगे। और ये भाई रूस से लाए गए हैं। कहाँ से? रूस से। USS जिसे RB कहते हैं, या आप इसे सोवियत संघ भी कह सकते हो। और वहीं पूछ रहा था कौन से संविधान संशोधन के तहत 51(1) में जोड़ा गया? याद रखेंगे, भाग 4 का कि 51A में रखा गया, ये भी फैक्ट बनता है। और हम यहाँ एक्स्ट्रा फैक्ट बता ही रहे हैं, वैसे प्रश्न आ ही जाएगा। यहाँ 200 क्रमांक तक प्रश्न मिलेगा, तो लास्ट तक बने रहेगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया? संघ मतलब होता है पूरे देश की राजभाषा है। ये आर्टिकल नंबर 343(1) में है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति होती है? याद रखें, अनुच्छेद 76। और नियुक्ति कौन करेगा? भाई राष्ट्रपति। बता दें आपको, जितने भी बड़े बड़े पद होंगे सबकी नियुक्ति कौन करता? राष्ट्रपति करेगा। और इनके बारे में जरूर पूछता है आर्टिकल में कहाँ है, तो 76 में भारत के न्यायवादी, जिसे हम सीधी बात बोल सकते हैं वकील, ये भारत के क्या कहलाते हैं? वकील। नेक्स्ट, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसे कैग कहा जाता है, का समान कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 साल का, या आप कह सकते हो 65 साल। 65 साल या 6 साल, इनमें से कोई पूरा हो जाए, आपका आंसर वही होगा। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद। अब मत कहना सर आपने खुद बनाया है प्रश्न, बरगद कहाँ पूछा होगा? मेरे भाई पूछा है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष, तो पढ़ लीजिएगा, राष्ट्रीय जो भी चिन्ह है, चिन्ह, पशु, है कि नहीं, खेल। नेक्स्ट, जन गण मन को संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप से भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकारा गया? तो याद रखें, 24 जनवरी 1950 को। फिर 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। उसके 2 दिन पहले ही संविधान सभा ने कहा कि हम भाई राष्ट्रीय गान जन गण मन को आधिकारिक रूप से भारत का राष्ट्रीय गान अपनाते हैं। नेक्स्ट, विशाल गिलहरी किस राज्य की राजकीय पशु है? भाई देखिएगा, अब राज्य का तो हम बता नहीं सकते भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब का प्रश्न। भाई रेलवे मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में या नौकरी में जब राज्य का पूछेगा तो बड़ा लोचा हो जाता थोड़ा सा। तो देखिएगा, किस राज्य, विशाल गिलहरी किस राज्य का पशु है? वो महाराष्ट्र का रहेगा। और भारत का क्या है भाई? बाघ। नेक्स्ट, अंडमान निकोबार द्वीप का राजकीय पक्षी क्या है? वुड पिजन। अब तो भाई लंबा ही काम कर दिया ये तो भाई प्रश्न। यहाँ कहाँ पूछने लगा भाई? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 315 किससे संबंधित है? आपको बता दें, 315 से 323 तक आपको UPSC के बारे में मिलेगा। और आपको बता दें, रेलवे की जो भी वैकेंसी चली थी, चाहे वो RPFSI, चाहे वो कांस्टेबल हो, चाहे वो JE हो, चाहे टेक्नीशियन, चाहे LP हो, चाहे वो NTPC हो, सभी एग्जाम में जो एग्जाम पैटर्न है आदर इसी प्रकार का प्रश्न आ रहे थे। और
अधिकांश आपको 9 से 10 प्रश्न आपको सीए मतलब करंट अफेयर के प्रश्न आ रहे थे एग्जाम में। तो आप देख पा रहे होंगे यूपीपीएससी और एसपी मतलब स्टेट पब्लिक सर्विस की बात कर रहा है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना को उल्लेख मिलेगा 315 में। बहुत शानदार प्रश्न है, कई बार पूछ चुका भाई और अनेकों भर्ती परीक्षाओं में। कौन सी समिति भारत में कर सुधारों से संबंधित है? राजा चलैया समिति। अभी एक प्रश्न आया था ना, पंचायती राज से संबंधित समिति कौन है? बलवंत राय मेहता समिति, जो एक बार नहीं बार बार पूछा। पहली बार पंचायती राज लागू कौन किया? राजस्थान। ये भी पूछा। कब जोड़ा गया? वही हमने बताया है, सन बताया है और संशोधन बताया है। कहाँ जोड़ा गया आपको प्रश्न पूछा है। तो भाई कर में सुधार करना है, इसके लिए राजा चलैया समिति बनाई गई थी। 1960 में तत्कालीन बॉम्बे राज्य को वर्तमान महाराष्ट्र और खालिस्तान राज्य बनाने के लिए विभाजित किया गया था गुजरात। क्या समझे आप लोग? 1960 में तत्कालीन बॉम्बे राज्य को, पहले याद रखेंगे गुजरात और महाराष्ट्र एक हुआ करते थे, आप कह सकते हो क्या हुआ करते थे? एक साथ। तो 1960 में गुजराती बना और महाराष्ट्र बना है। पहले ये बॉम्बे स्टेट के रूप में जाने जाते थे, महाराष्ट्र और गुजरात का पूरे एरिया, और 1960 में दोनों को अलग अलग कर दिया गया। ये प्रश्न तो मैं पहले पूछ चुका भाई। नेक्स्ट, आरटीआई अधिनियम कब प्रभावी हुआ? अक्टूबर 2005 में। राइट टू इन्फॉर्मेशन जिसे बोलते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन मतलब सूचना का अधिकार। आप आरटीआई लगाकर किसी भी क्षेत्र में सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आपको अधिकार है और सरकार या विभाग हैं आपको सूचना अवश्य देंगे, ये आपका अधिकार है। तो बहुत शानदार प्रश्न पूछा, याद रखेंगे। तो आरटीआई जो है, इसके तहत आप सरकार से सूचना मांग सकते हो, आपका अधिकार है। ये अक्टूबर 2005 को प्रभावी हुआ, या आप कह सकते हो पारित हुआ। नेक्स्ट, भारत के संविधान के खालिस्तान के खंड 2 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। आर्टिकल नंबर 124 ये खंड 2, समझे? तो जितने भी बड़े बड़े कर्मचारी अधिकारी होंगे सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। महान्यायवादी, चाहे वो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, चाहे वो मुख्य न्यायाधीश हो, चुनाव आयुक्त हो, सूचना आयुक्त हो, इस प्रकार से बड़े बड़े जितने भी पद होते हैं सब राष्ट्रपति के आदेश पर, लेकिन केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के अनुशंसा या उसके दिशा निर्देश पर ही होता है, मन से राष्ट्रपति नहीं कर सकता। तो याद रखें 124 में आपको क्या मिलेगा? मुख्य न्यायाधीश का नियुक्ति। संविधान के अनुच्छेद खालिस्तान जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से एक को प्रतिष्ठापित करता है, में यह निर्दिष्ट किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वतः शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक है। ये प्रश्न पहले पूछ चुका है, आपका आर्टिकल नंबर 40 आएगा। मतलब सीधी बात, ग्राम पंचायत का गठन, उसके कार्यभार, उसकी शक्तियां, ये सब आर्टिकल नंबर 40 में है। राज्य सरकार के पास अधिकार है कि ग्राम पंचायत गठन करेगा, उसे शक्तियां देगा, वो स्वतः शासन करेगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता से संबंधित है? मतलब यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता, मतलब सबको समान अधिकार, वो आर्टिकल नंबर 44 रहेगा। इसके पहले भी ये प्रश्न पूछ चुका है, याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 89 के एक प्रावधान के अनुसार राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होगा? भारत के उपराष्ट्रपति। अगर आर्टिकल पूछेगा तो 89 आएगा, नहीं तो एक प्रश्न पूछता है कि भारत के सभापति कौन बनता है राज्यसभा का? तो राज्यसभा का सभापति पदेन उपराष्ट्रपति ही बनेगा। ये आर्टिकल नंबर 89 में 89 में कहा गया है।
नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा करने वाली सरदार षोडशी समिति का गठन किस प्रधानमंत्री ने किया था? इंदिरा गांधी। अभी मैंने आपको बताया था कि भाई सरदार षोडशी समिति की सिफारिश पर ही मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है, वो भी 42/1976 के तहत। मैंने आपको बताया था ना। और कहाँ शामिल किया गया है भाई? भाग 4 का कि इनका वन काम है, समझे। और उस समय इस समिति की स्थापना किसने किया था? इंदिरा गांधी। अभी एक समिति आया राजा चलैया समिति, फिर आया बलवंत राय मेहता समिति, अभी आया सरदार षोडशी समिति। तो हमने तो बता दिया भाई, आप लोग की जिम्मेदारी बनती है आप पढ़ें ना पढ़ें, पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे न, वरना पछताना पड़ेगा। राज्य के राज्यपाल का एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतर भारत के राष्ट्रपति ही करेगा, और राष्ट्रपति ही नियुक्ति करता है इनका, और स्थानांतरण ही राष्ट्रपति ही करेगा। लेकिन दिशा निर्देश केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री ही करेगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक को किसी भी कारखाने या में काम करने के लिए या किसी अन्य खतरनाक नियोजन में नियुक्ति नहीं किया जाएगा? आर्टिकल नंबर 224, सॉरी क्षमा चाहेंगे, ओनली 24 रहेगा। आर्टिकल 24 में बाल श्रम एक अपराध है। आप किसी भी कारखाने में नहीं करवा सकते काम, चाहे कोई भी काम हो जो बच्चा 14 साल से छोटा है, आप काम नहीं करवा सकते, ये अपराध है। ये आर्टिकल नंबर 24 कह रहा है। ये प्रश्न एक बार नहीं मेरे भाई कितनों बार पूछा होगा अनेकों भर्ती परीक्षाओं में, एसएससी, बैंक, रेलवे। तो आप मत सोचना कि हम सिर्फ रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ एनटीपीसी में काम आएगा, हम क्यों पढ़े, हम तो मध्य प्रदेश स्टेट लेवल वाले हैं। मेरे भाई सब में काम आएगा, एसएससी वाले चाहे बैंक वाले हो। बेरोजगारी ना कुछ भी करवाती है, पेट भरना है तो तैयारी करना पड़े, क्यों? पैसा कमाएंगे, मान सम्मान कमाना है तो पढ़ना पड़ेगा, तो पढ़िएगा। किस अनुच्छेद में वर्णित है कि राज्यपाल में राज्य की कार्यकारी शक्तियां निहित है? आर्टिकल नंबर 154। मतलब राज्य की समस्त कार्यकारी शक्तियां राज्यपाल में निहित है, लेकिन उसका निर्वहन मुख्यमंत्री करेगा, याद रखना। तो राज्य की समस्त कार्यकारियां निहित है शक्तियां, वो आर्टिकल नंबर 154 में है राज्यपाल के पास। संविधान का कौन सा अधिनियम शहरी स्थानीय निकायों की रचना और जनादेश के लिए एक समान अवसंरचना प्रदान करता है, ताकि वे स्थानीय स्वशासन की प्रभावी लोकतांत्रिक इकाइयों के रूप में कार्य कर सकें? जाएगा भैया 74वां संविधान संशोधन 1992। मतलब नगर पालिका, आपने जाना होगा, इन्हें नगरीय स्वशासन भी कहा जाता है, समझे। इनकी बात हो रहा है 74/1992। इसको भी पूछिएगा प्रश्न बार बार। नेक्स्ट, मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वां 1976। इसको याद रखिएगा। उस समय इंदिरा गांधी थी प्रधानमंत्री, और इंदिरा गांधी ने ही समिति बनाई थी। कौन सी? सरदार षोडशी समिति, जिनकी सिफारिश पर ही तो जोड़ा गया था 1976 में। ये बार बार प्रश्न आ रहा है, बार बार बताते चल रहा हूँ मैं। मूल अधिकारों के हनन के मामलों में भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद के तहत भारत के उच्चतम न्यायालय में सीधी याचिका दायर की जा सकती है? आर्टिकल नंबर 32। मतलब आपको लगता है कि हमारे साथ मौलिक कर्तव्यों का हनन हो रहा है, तो आप सीधे आर्टिकल नंबर 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में आप याचिका दायर लगा सकते हैं। और याद रखें, इससे आर्टिकल नंबर 32 को बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। क्या कहा है? आत्मा। याद रखिएगा इस प्रश्न को, बात को। 10 प्रश्न और रह गए, लास्ट तक बने रहें। 30 जून 2022 तक संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार भारत में कितने आधिकारिक भाषाएं हैं? याद रखें 22। और आपको बता दें, मूलतः अनुसूचियाँ पहले 8 थी, अब 12 हो गई हैं। उन्हीं 8वीं नंबर में हमें क्या है? भाषाओं को ले, भाषाओं का क्या उल्लेख, जी प्रश्न पूछता है। और जब जोड़ा गया शुरुआत में 14 भाषाएं शामिल थी, अब वर्तमान में 22 भाषाएं हो गई हैं। यही प्रश्न पूछ सकता है कि मूल कितने भाषाएं थी? 14, वर्तमान में 22।
मूल अनुसूचियाँ 8, अब हो गए 12। नेक्स्ट, किस वर्ष प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी? 1953 में। जी प्रश्न बनता है, राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए 1953 में एक आयोग का गठन किया गया जिसका नाम क्या था? राज्य पुनर्गठन आयोग। जो राज्यों को पुनर्गठित कर रहा था, उनकी सीमाओं में बदलाव कर रहा था, ये 1953 में बनाया गया था आयोग। नेक्स्ट प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, भारतीय संविधान के तहत नगर पालिका क्षेत्र में वार्ड समितियों का गठन आवश्यक है। ऐसी प्रत्येक नगर पालिका की जनसंख्या होनी चाहिए 3 लाख या उससे अधिक। 3 लाख हो जाए या उससे अधिक हो जाए तो नगर पालिकाओं में प्रत्येक नगर में वार्ड बनाया जाता है, समझे? वो भी 3 लाख या 3 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए, तब बनाया जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से, मतलब जीने का अधिकार। जीने का अधिकार कहेगा तो भी आंसर आएगा, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार कहेगा तो भी आंसर आएगा। इसके पहले भी प्रश्न पूछ चुका है इसके बारे में। और कौन सा प्रश्न कहाँ आया है ये आप खुद देख पा रहे होंगे और समझ पा रहे होंगे। खंड जिसे ब्लॉक कहते हैं, पंचायत समिति के अध्यक्ष का चयन किसके द्वारा किया जाता है? समिति के सदस्यों द्वारा। यदि बात करें भाई ब्लॉक स्तर में, जिसे हम खंड कहते हैं, ब्लॉक स्तर में एक आपका क्या होता है? जनपद पंचायत होता है, ठीक है। उसके जो सदस्य होंगे वो मिलकर एक अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, भारत में किस प्रकार की सरकार है? संसदीय। जी प्रश्न बनता है, भारतीय संविधान में मौलिक या मूल कर्तव्यों की सूची में 11वें मौलिक कर्तव्य को किस वर्ष शामिल किया गया है? याद रखें वर्तमान में 11 हो गई हैं, पहले 8 थी, बता चुका हूँ। कब जोड़ा गया, कहाँ जोड़ा गया, किसने जोड़वाया, कौन था प्रधानमंत्री, ये सब हम आपको बता चुके हैं। तो पहले 8 थी, अब 11 हो गए। 11 नंबर में है भाई 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दिया जाएगा। राज्य सरकार व पालक मतलब माता पिता। और ये भाई याद रखें 86वां 2002, अब 86वां नहीं हम बता देते हैं, 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 11 नंबर का मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। कहाँ पर? भाग 4 का के 51 का के नंबर 11 में, समझे? एक बार नहीं 1000 बार पूछेगा प्रश्न को। संविधान अधिनियम 1992 में किस संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति प्राप्त हुई थी? वो रहेगा 73वां 1992, समझे? पंचायती राज कब जोड़ा गया? वही 73वां 1992। उसी प्रश्न को लपेटा मार मार के पूछ रहा है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी का पद का प्रावधान है? ये पहले प्रश्न पूछ चुका है, आर्टिकल नंबर 76। और नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, ध्यान रखें, पूछ चुका है इसके पहले भी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का वर्णन है? तो भाग पूछ रहा, भाग आपका रहेगा 3। मूल अधिकार जिनकी संख्या पहले 7 थी अब हो गई 6, इनके बारे में बता चुका हूँ मैं भाई पहले भी। नेक्स्ट लास्ट प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? इस प्रश्न को मैं पहले बता चुका हूँ, आपका रहेगा 26 नवंबर 1949 को पहली बार संविधान सभा द्वारा स्वीकृत या अंगीकृत किया गया था कुछ शेष संविधान को। पूर्ण रूप से वो तो 26 जनवरी 1950 आता है, 1950। तो पहली बार संविधान को कब अपनाया गया या कह सकते कब लागू किया गया आंशिक रूप से? तो आएगा 26 नवंबर 1949 को। इस कारण से इस तिथि को संविधान दिवस या कानून दिवस या विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब रही बात यहाँ पर, हमने इस वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 सभी 50 प्रश्न पूरे मिला के हम जो देखें 4 पार्ट में 200 प्रश्न, तो 200 प्रश्नों का पार्ट हमने बना दिया है। 200 प्रश्न आपको तैयारी में बेहतर सहयोग करेंगे। इसके बाद हम संविधान जैसे होता है इतिहास, भूगोल, राजनीति, साइंस सब कवर कराएंगे। ग्रुप डी तक तो आप सोच लीजिएगा पूरा तैयारी हो जाएगा। और अभी याद रखें, आज तो भाई मतलब एक साथ एक
7/2025 को NTPC ग्रेजुएशन लेवल का आंसर की आने वाला है। अगर आप नहीं देखा तो देख लीजिएगा। और रही बात इंटर लेवल का, जो मतलब 12वीं पास का जो NTPC एग्ज़ाम होने वाला है वो हम मान लीजिएगा जुलाई या अगस्त में हो जाएगा, समझे, होने का चांस है। तैयारी बनाए रखें। उसी तैयारी को ध्यान में रखते हुए और रेलवे की समस्त वैकेंसी को ध्यान में रखते हुए प्रश्न कवर हो रहे हैं। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट भी 50 प्रश्न का रहेगा। इस प्रकार से हम आपको 400 प्रश्न कवर कराएंगे। उम्मीद करते हैं कि आप 400 प्रश्न देखेंगे तो आपका बेहतर हो जाएगा क्या संविधान। समझे ना समझे। चलिए, वीडियो अच्छा लगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो मेरा मेहनत को और मेरे समय देने को या आपका सहयोग हम कर रहे हैं, इस पर आप लोग हमारा सहयोग कीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। वीडियो कैसा लग रहा है, क्या लाभकारी है या नहीं, ये बात भी बोल सकते हैं आप लोग। और आर्थिक रूप से कमज़ोर विद्यार्थी का सहयोग करना हमारा मकसद है। और आप भी ऐसे विद्यार्थी के पास शेयर करें जो विद्यार्थी पढ़ना चाहता है, कमज़ोर है आर्थिक रूप से, आर्थिक समस्याएं नहीं पढ़ पा रहा है, उसका सपोर्ट हो सके, वो पढ़ लिख कर आगे बढ़ सके, आपका नाम लेगा। चलिए, थैंक फॉर वॉचिंग।